हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम इस लेक्चर के अंदर अपने यूनिट 2 का बेटा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच बिलोंग्स टू एमओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि मैम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैम कौन सा डॉक्यूमेंट? वो डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हम आरओसी को देते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। मैम इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या जाता है? बेटा इस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है कि कंपनी क्यों बनाई गई है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी किस दायरे में, स्कोप में, लिमिट्स में रह के काम करेगी। एक तरीके से आज आप देखो कि हमारे जितने भी प्रावधान है वो सारे सारे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर दे रखे हैं। तो मेमोरेंडम इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जो बताता है कि कंपनी कर क्या सकती है, कंपनी इससे बाहर काम नहीं कर सकती, कंपनी अपने स्कोप के अंदर रह के ये सारी एक्टिविटीज कर सकती है। ठीक है जी। तो ये चीज हमारा मेमोरेंडम हमें बता के चलता है। अब द मेन पर्पज ऑफ द मेमोरेंडम इज टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कि भाई किस चीज के लिए आप बनाए जा रहे हो, क्या आपका एम है, क्या पर्पस है। लेट सपोज अगर मैं बात करूँ आपसे एफएमसी की, तो एफएमसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। अब वही सेम चीज, मैम कोई चीज अगर मेरे मेमोरेंडम में लिखी ही नहीं हुई तो क्या मैं वो काम कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल एफएमसी का टारगेट क्या है? एजुकेशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना। क्या हम रियल एस्टेट में जा सकते हैं? क्या हम कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं? नहीं। वाई सो? बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन माई मेमोरेंडम। तो देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है, बिकॉज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आरओसी को फाइल होता है, जो कि क्या बताता है? विच डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी काम क्या कर सकती है, कंपनी का मेन बनने का मतलब पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, कंपनी बनाई क्यों गई है। इट लेज डाउन द फंडामेंटल कंडीशन विच अपॉन अलॉन्ग द कंपनी इज अलाउड टू बी फॉर्म, जिसके ऊपर कंपनी बनी हुई है, किस चीज के लिए कंपनी बनी है वो बताता है। जो मेमोरेंडम है इसे हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर भी कहते हैं, बिकॉज अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता अपने लॉ के रिस्पेक्ट में, हम कहाँ जाते हैं? अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों को खोलते हैं। तो सिमिलरली अगर मुझे कंपनी का कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कंपनी काम कर सकती है या नहीं कर सकती, मैं कहाँ जाऊंगी? मेमोरेंडम के पास। ठीक है जी। Since it governs the relationship of company with the outside world. Again important word क्या है? ये कंपनी का रिलेशनशिप बताता है अगेंस्ट द आउटसाइड वर्ल्ड। मैम देखो ये मेरी कंपनी है और कंपनी के आउटसाइड वर्ल्ड में किसके साथ क्या रिलेशन होने वाले हैं वो कहाँ स्पेसिफाइड है? मेमोरेंडम में। पर मैम अगर मैं आपको सोचने की बात बताऊँ, अगर मैं सोचूं कि मैम कंपनी के इंटरनल मैटर्स, मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, उसके जो मैनेजर्स वगैरह है, अगर कंपनी का उनके साथ मुझे रिलेशन डिफाइन करना है तो वो कहा जाएगा कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम पूछा जाए तो क्या लिखोगे? मैम ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी का ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, जो कि कंपनी का चार्टर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि कंपनी का रिलेशन बताता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो भी प्रोविजन एक बार अगर मेमोरेंडम में लिख दिया गया विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट इफ दे आर रिपेगनेंट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो आपको एक चीज बखूबी पता है, कंपनीज एक्ट साफ साफ मना करता है कि हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। मैं बेटा री इशू वाले शेयर्स की बात नहीं कर रही। अगर आपने पढ़ा अपना चैप्टर 1 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो आपको एक चीज पता है कि मैम जब भी मैं शेयर्स को पहली बार इशू कर रही हूँ तो मैं उसको डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकती। क्यों? मुझे कंपनीज एक्ट मना करता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं आगे बताऊंगी। पर अगर मैं देखो प्राइमा फेसी, तो प्राइमा फेसी में शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। मैंने अपने मेमोरेंडम में लिख दिया कि भाई मैं तो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करूंगी नहीं। अगर कोई भी चीज़ कंपनीज एक्ट मना करता है तो मेमोरेंडम उससे ऊपर बढ़ चढ़ के काम नहीं कर सकता। अगर वो चीज़ ऐसे लिख दी गई मेमोरेंडम में तो वो चीज़ आपकी वॉइड हो जाएगी। अब बेटा वॉइड का मतलब तो आप बखूबी बिजनेस में पढ़ के आए हो। वॉइड का मतलब होता है जो चीज़ है वो इनवैलिड हो जाएगी, उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। समझ रहे हो? वो चीज़ वॉइड हो जाएगी, विच मीन्स नलीफाई हो जाएगी। तो सिंपल चीज़ ये बता रहे हैं कि अगर कंपनीज एक्ट में लिखा कि ऐसे चलना है तो आपको ऐसे ही चलना है, आप इससे उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या था शेयर्स का, मैंने आपको बता दिया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी फॉर्म। मुझे पता है कंपनी किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी बना ही क्यों रहे हैं, वो कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है मेमोरेंडम बताता है। एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। ऑफ कोर्स भाई कंपनी का स्कोप डिफाइन हो रहा है कि कंपनी ये काम कर सकती है। आज मैं रियल एस्टेट का काम खोल लूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे एफएमसी के मेमोरेंडम में वो चीज़ नहीं लिखी हुई। तो बियॉन्ड दिस आई कैन नॉट गो एज एंड डिफाइंड एज वेल एज कन्फाइन द पावर ऑफ कंपनी। मेरी कंपनी की जो पावर है बेटा कंसोलिडेट एक तरीके से कन्फाइन करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। अगर मैं इसके बियॉन्ड कोई भी काम करती हूँ तो वो जो काम होगा वो बेटा अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और वो देयरफॉर वॉइड होगा। अब आगे जाके ना मैं आपको एक डॉक्ट्राइन बताऊंगी, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। वो सिंपल सी चीज़ आपको ये बताता है कि अगर कोई भी चीज़ आपके मेमोरेंडम में लिखा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, या फिर मेमोरेंडम में लिखा है कि आप सिर्फ एजुकेशनल सर्विस दे रहे हो, आज आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, फाइनेंसिंग की,
ब्रांडिंग की, आप अपना कोई और कॉस्मेटिक का बिजनेस खोल के बैठ जाओगे जो कि आपके मेमोरेंडम में नहीं लिखा, तो आप क्या वो काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। दैट थिंग विल बिकम वॉइड। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस, दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, कंपनी के स्कोप के बियॉन्ड है। तो भाई इतनी सारी बातें हमारी मेमोरेंडम पे हो गई। मेरे को याद रखने वाली चीज़ें क्या है मेमोरेंडम में? याद रखने वाली चीज़, ऑब्जेक्ट बताता है, कंपनी का चार्टर्ड या कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का रिलेशन बताता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंपनी के मेमोरेंडम में हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते जो कि कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करे। मेमोरेंडम कंपनी का स्कोप बताता है, जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि कंपनी का पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, जिसके बियॉन्ड कंपनी जा नहीं सकती। चली गई तो भाई वो जो आपका एक्ट होगा वो वॉइड कहलाया जाएगा, और इस चीज़ को हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। ठीक है जी। अब मेमोरेंडम बनाने का पर्पस क्या है? क्यों बनाया मेमोरेंडम? पहला चीज़, अपने शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन देना, जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। अनलेस एंड अनटिल आई स्पेसिफाई देम कि भाई आप जो मेरी कंपनी में निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका पैसा मैं इस जगह पे यूटिलाइज करूँगी, तब तक क्या 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 काम बनेगा? तो वही चीज़ है कि अपने शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देना। अगर आज एफएमसी अपने शेयर्स इशू कर दे, ठीक है, आप जैसे लोग उसमें इन्वेस्ट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा जो है वो कहाँ पे किस चीज़ में यूटिलाइज होने वाला है। तो वही चीज़ लिखी हुई है। मेमोरेंडम काफ़ी दो इंपॉर्टेंट पर्पस को रिजॉल्व करता है। क्या क्या? इट एनेबल्स द इंटेंडिंग शेयर होल्डर। इंटेंडिंग शेयर होल्डर का मतलब जो प्रपोज शेयर होल्डर है, जो कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है, टू नो द फील्ड ऑफ एक्टिविटी और टू व्हाट पर्पस हिज मनी इज गोइंग टू बी यूज। क्या कंपनी काम कर सकती है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, और उसका पैसा कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगा, एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। क्या रिस्क है उसका इसके ऊपर। सेकंड चीज़, सिमिलरली, ये तो बेटा बात होगी शेयर होल्डर की। यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स वगैरह की, जो कंपनी को या तो गुड्स दे रहे हैं या फिर पैसा दे रहे हैं। जैसे कि आपके बैंक्स, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो कंपनी को क्या देते हैं? पैसा देते हैं। तो बेसिकली उनको भी हेल्प करता है ट्रांजेक्शन जानने में कि जो भी वो कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो उसकी चीज़ में लिखी भी हुई है, मेमोरेंडम में नहीं लिखी हुई। अब देखो, अगर मान लो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी से पैसा लोन पे नहीं ले सकती, अब कंपनी ने ले लिया, तो भाई सामने वाले पर्सन जो है ना, उसको पैसा रिकवर हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये चीज़ कंपनी का ऑब्जेक्ट में लिखी ही नहीं हुई थी। तो इसीलिए मेमोरेंडम में साफ साफ लिखाया जाता है कि कौन से काम कंपनी कर सकती है, कौन से काम कंपनी नहीं कर सकती। सिमिलरली, एनीवन हु इज डीलिंग विद द कंपनी, जो भी बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गुड्स का सप्लायर है या कोई मनी सप्लाई कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि जो भी वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो भी वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर फॉल करती है। कंपनी वो काम वैलिड तरीके से उसके साथ कर सकती है। वो काम जो है वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है? बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी नहीं है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर की है, जो आपको पढ़नी है, वो क्या है बेटा? क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में किस किस चीज़ों के बारे में बातें होती हैं? क्लॉजेस, वाई दे हैव यूज वर्ड क्लॉजेस हियर? बिकॉज एवरीथिंग जो है वो बेटा आपकी डिस्टिंक्ट है, अलग है। जो भी मैं आपको बातें बताऊंगी वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। दैट्स वाई क्लॉजेस मेंशन किया गया है कि मेमोरेंडम में हम किस किस चीज़ों के बारे में लिखते हैं, क्या क्या बातें होती है। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? NRO लड़का। अब NRO LCA से लड़का याद कर लो, लड़का। अब देखो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? N से नेम क्लॉज, R से आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, O से आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, L से आपका लाइबिलिटी क्लॉज, C से आपका कैपिटल क्लॉज, और A से आपका एसोसिएशन क्लॉज। एक और आता है आपका, वो OBC के केस के अंदर होता है नॉमिनी वाला, वो आगे बताऊंगी। अब देखो मेमोरेंडम के क्लॉजेस है, आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला आता है बेटा आपका नेम क्लॉज। अब ये चीज़ आपको पता ही है मैम, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग एक कंपनी का क्या होता है? नाम उसका। सबसे पहली चीज़ हम काम ही क्या कर रहे थे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे? मैम उसका नाम रिजर्व करवा रहे थे रन के थ्रू। ठीक है जी। तो देखो अब एक चीज़ समझने की कोशिश करो, आपकी कंपनी का जो भी नाम है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो नाम के एंड लेटर में लिमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए। ये मैंडेटरी चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द नेम ऑफ द कंपनी इज गिवन इन द क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर कंपनी का नाम बताते हैं कि कंपनी का नाम क्या होने वाला है। द नेम मस्ट हैव द वर्ड लिमिटेड एज अ लास्ट वर्ड ऑफ द नेम इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड, एंड प्राइवेट लिमिटेड एज द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी, पहली बात क्लियर है। अब सेकंड बात, जो आप नाम बता रहे हो ना, वो बेटा अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। द कंपनी में चूज एनी नेम, जो मर्जी नाम लिखो, कोई आपत्ति नहीं है।
पर जो आपका नाम है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैम अब अनडिजायरेबल का मतलब क्या है, हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल का मतलब भाई गलत सलत नाम नहीं, जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया फ्रॉड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज समथिंग अनडिजायरेबल। मैंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया चीट इंडिया लिमिटेड, अनडिजायरेबल। ये गलत सलत नाम नहीं रखने, एंजल प्रिया, अनडिजायरेबल नाम नहीं रखने कंपनी के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल है, ऐसे कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, ठीक है जी। दूसरी चीज़, जो भी आप नाम दे रहे हो उसके अंदर वो आपकी किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ आइडेंटिकल, सिमिलर या फिर टू नियरली या क्लोजली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल क्या है मैम, किसी भी कंपनी के साथ जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके साथ आइडेंटिकल या फिर क्लोजली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। एक एग्जिस्टिंग कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड, मैंने अपनी कंपनी खोली, नाम लिख दिया टाटा स्टील्स लिमिटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज आइडेंटिकल और नियरली रिजेंबल विद द एग्जिस्टिंग कंपनी। भाई एक कंपनी है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, मैंने प्राइवेट कंपनी खोल दी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, खोल सकती हूँ? नहीं, एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ रिजेंबल कर रहा है। तो दूसरी चीज़ नाम अनडिजायरेबल, दूसरी चीज़ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑब्टेन, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल ना मिल जाए ऐसा भी कोई नाम मत रख देना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक आपको अप्रूव ना कर दे ऐसा कोई नाम मत रखना जो कि गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर रहा है। जैसे कि मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा नेशनल टैक्स अथॉरिटी लिमिटेड, सामने वाले आपके मन में क्या जाएगा, मैम कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी लग रही है। मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा आरबीआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा लग रहा है कि मैम कुछ गवर्नमेंट का कनेक्शन है इसके साथ, तो ऐसे नाम नहीं रखने जब तक कि गवर्नमेंट का अप्रूवल ना मिल जाए। मैम गवर्नमेंट का अप्रूवल किसी कंपनी को मिला है? देखो, अगर आपकी कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल ना मिले तो ऐसा कोई नाम मत रखना जो कि ऐसा वर्ड, ऐसा एक्सप्रेशन दिखाए कि आपकी कंपनी का गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन है, ठीक है जी, और विच कंटेन सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो देखो, अनलेस अ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑब्टेन, जब तक गवर्नमेंट अप्रूव ना कर दे, अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ नेम, कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है जिसके अंदर कोई ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो ये दिखाए सामने वाले पर्सन को कि उसका गवर्नमेंट के साथ या फिर स्टेट पैट्रोनेज के साथ कोई कनेक्शन है, और विच कंटेन सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है जी। अच्छा, द सेंट्रल गवर्नमेंट के एनी टाइम, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी समय एक ऑर्डर पास करेगी और कंपनी को कहेगी चल कंपनी अपना नाम चेंज कर दे, डायरेक्ट द कंपनी चेंज इट्स नेम इफ इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो वो कंपनी है ना उसका नाम भाई किसी मिलती जुलती कंपनी के साथ है। अगर कोई कंपनी है टाटा स्टील्स, मैंने टाटा स्टील्स रख दिया, तो अगर गवर्नमेंट के पकड़ में आ गई ये चीज़ तो गवर्नमेंट मुझे ऑर्डर देगी, कहेगी भाई अपना नाम तो चेंज कर, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। तो देखो, नेम क्लॉज आए तो आपको चार चीज़ें डिफाइन करनी है। पहली बात, मैम जब का नाम है, अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड से एंड हो। सेकंड चीज़, जो मेरा नाम है वो अनडिजायरेबल ना हो, अनडिजायरेबल नाम क्या हो तो मैंने एग्जांपल दे दिया। मैम जो तीसरी चीज़, मेरा नाम है वो आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल या क्लोजली रिजेंबल किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ ना हो, उसके मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। चौथी चीज़, मैम अनलेस मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल या प्रीवियस अप्रूवल ना मिल जाए तब तक मुझे कंपनी का कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना जो कि ये सजेशन दिखाए सामने वाले पर्सन को कि मेरी कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट पैट्रोनेज के साथ कनेक्शन है, ठीक है जी। अगर अप्रूवल मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, पांचवी चीज़, कि भाई मेरी कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ सिमिलर मैच करता है तो वो मेरी कंपनी को ऑर्डर देगी कि भाई अपना नाम चेंज कर ले, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेम क्लॉज, डन है। अब बेटा बात करेंगे आर से, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसको मैं सिचुएशन क्लॉज भी कहती हूँ। इफ अ क्वेश्चन आस्क यू कि भाई सिचुएशन क्लॉज एक्सप्लेन करो तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की ही बात कर रहा है। अब ये वेरी इजी है, बहुत ईजी, बिकॉज इसमें कुछ नहीं बताना, इसके अंदर सिंपल सी एक वर्ड बताना है आपको, सिंपल सा एक वर्ड कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी स्टेट में खुलेगा। मैम बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस की दिल्ली में, लक्ष्मी नगर में, यहाँ पे, इस ब्लॉक में, इस फ्लोर पे, इस एड्रेस पे नहीं, सिर्फ स्टेट बतानी, न्यू दिल्ली, दैट्स इट, सिंपल। तो बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर आपको उस स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होगा, ठीक है जी। एग्जैक्ट एड्रेस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का वहाँ पे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपका सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है, एक कंपनी जब उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर अपना पहली बात रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश करेगी, दूसरी बात अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करवाएगी आरओसी से, कितने दिन में, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर।
डन है। एज पर सेक्शन 12, अ कंपनी ऑन एंड फ्रॉम 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए 30 दिनों में, इतनी ही टाइम लिमिट आपके पास। और द कंपनी फर्निश करेगी वो चीज़ें रजिस्ट्रार को वेरिफिकेशन करने के लिए उसके रजिस्टर्ड ऑफिस की विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब भाई रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी क्यों है? मैम बिना रजिस्टर्ड ऑफिस का ही काम कर लेंगे। आप सोचो, आज आपको कोई भी मीटिंग करनी है, किसी भी कंपनी में जाना है, सबसे पहले आप क्या पूछते हो? मैम कंपनी का ऑफिस कहाँ है? पूछते हो नहीं पूछते? आज आप कहीं भी जाते हो, कोई भी चीज़ है, सबसे पहले क्या बोलते हैं? भाई आपका ऑफिस कहाँ पे है सर? आपका ऑफिस कहाँ पे है? तो रजिस्टर्ड ऑफिस का ये फंडा होता है कि भाई रजिस्टर्ड ऑफिस के ऐसा आपका हेड ऑफिस होता है जहाँ पे सारी की सारी कम्युनिकेशंस होती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज दैट इट इज़ द एड्रेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का वो एड्रेस है जहाँ पे सारी की सारी कम्युनिकेशंस होंगी, सारे नोटिस आएंगे, सारी चीज़ें मेंटेन होगी। मतलब जितने कंपनी के मेंबर हैं उनका रजिस्टर, जितने कंपनी के डिबेंचर होल्डर है उनका रजिस्टर, जो कंपनी के ऊपर चार्जेस क्रिएटेड है, चार्जेस का मतलब चैप्टर आएगा, समझा दूंगी। अब कंपनी बहुत सारी मीटिंग्स करती है, मीटिंग में जो बातें कही गई कि इसने ये बोला, इसने ऐसे बोला, हमने इस चीज़ पर डिस्कशन किया, ये चीज़ मेरी फाइनलाइज हुई, मिनट्स कहते हैं उसको। तो मिनट्स की बुक भी मीटिंग की उसी रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन होती है। जो भी मुझे कम्युनिकेशन करनी है, कोई भी मेरे लेटर्स आएंगे, कोई भी मेरे नोटिस वगैरह आएंगे डिपार्टमेंट से, तो वो कहाँ पे आएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही आएंगे। तो इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी होता है। डन। तीसरी चीज़ NRO। ओ से क्या आ गया? ऑब्जेक्ट क्लॉज। कुछ नहीं बताना, कंपनी का ऑब्जेक्ट बताना है। मैम कंपनी का ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है बेटा, कंपनी का ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। भाई कंपनी खोल रहे हो, लीगल पर्पस के लिए खोलोगे ना, तो कंपनी का ऑब्जेक्ट इलीगल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या फिर कंपनीज एक्ट के कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी काम करना चाहती है स्मगलिंग का, गैमलिंग का, ब्राइबरी का, तो ऐसे काम के लिए कंपनी नहीं खोल सकते बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लॉज मेमोरेंडम के अंदर कि अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट बताओ। कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड कोई भी काम नहीं कर सकती। अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है जी। अगर कोई भी हमने ऐसा काम कर दिया तो वो जो काम है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सेक्शन 4 किसका होता है? मैम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन नंबर 4 होता है। कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बताएगा कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बन रही है, इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसीडर नेसेसरी इन द फर्दरेंस देयरऑफ। मतलब अगर देखो सीधी सी बात, इसका मतलब इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आज FMC जो है एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर कर ले, उसका ऑब्जेक्ट ये बताए कि भाई हमें तो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो फर्दर ऑन इस चीज़ को रखने के लिए, इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें बेटा नेसेसरी है, इंसिडेंटल है, कि कल को अगर मैं बुक पब्लिशिंग चाहूँ तो क्या वो मैं कर सकती हूँ? यस कर सकती हूँ, बिकॉज दीज आर द मैटर कंसिडर नेसेसरी इन द फर्दरेंस। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस के लिए ये जो मैटर है वो ज़रूरी है। पर अगर मैं बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ ले आऊँ कि भाई मुझे तो कंस्ट्रक्शन करना है, रियल एस्टेट में जाना है, या फिर मुझे मीडिया मार्केटिंग करनी है, नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकती। फ्रीलांसिंग करनी है, वो काम नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब फोर्थ चीज़ क्या होती है? NRO, लड़का। L से क्या बेटा? लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी किसकी डिफाइन करेंगे? कंपनी की मेंबर की। आप बताओ लाइबिलिटी किसकी बताओ? कंपनी के मेंबर की। भाई कंपनी की लाइबिलिटी होती है हमेशा अनलिमिटेड। इट इज़ ओनली द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे मेंबर के ऊपर रिस्क आता है कि मेंबर की लाइबिलिटी कैसे हो सकती है। अब जैसा मेंबर चूज करेगा वैसा हो सकती है। मतलब अगर मेंबर चाहता है मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड हो, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड हो अप टू द अमाउंट गारंटी बाय मी, और मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो उसके हिसाब से कंपनी के अंदर उसकी लाइबिलिटी बेटा डिफाइन होती है। तो देखो ये जो क्लॉज है मेमोरेंडम का, हर कंपनी के अंदर वो बताएगा कि मेंबर की लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, इन केस ऑफ कंपनी जिसके अंदर मेंबर ने लाइबिलिटी अपनी गारंटी दे रखी है, इतनी अमाउंट तक मैं गारंटी देता हूँ, या फिर एक अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। ठीक है जी। तो देखो इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, पहले वाले केस की बात करें, ऐसी कंपनी की जिसके तो शेयर कैपिटल जिसके पास है, जिसके शेयर्स जो है बेसिकली जिसके पास शेयर कैपिटल है, तो कह रहे कोई भी मेंबर, नो मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन वट रिमेन्स अनपेड ऑन हिज शेयर। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है? देखो शेयर्स जब तक फुल्ली पेड अप हो गए आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी ज़ीरो। अब एग्जांपल ये आपने पढ़ रखा है इशू वाले चैप्टर के अंदर, राघव है, इसके पास 100 शेयर है कंपनी के XYZ के, एक शेयर का प्राइस है ₹10 ईच, फेस वैल्यू कितना 10 रुपये की। ठीक है, 7 रुपीज़ उसने ऑलरेडी पे कर रखे हैं,
तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी होगी मैम, जो भी अमाउंट अनपेड है, विच मीन्स ₹3 पर शेयर, ठीक है, 3 इंटू में 100, 300 रुपये की लाइबिलिटी जो होगी वो उसकी अभी भी एग्जिस्ट करेगी। मैम अगर उसने 300 रुपये कंपनी को पे कर दिए तो कंपनी क्या उससे एक भी रुपया और मांग सकती है? नहीं मांग सकती, बिकॉज ही इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जहाँ पे कोई भी मेंबर की लाइबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर उसने अपने शेयर की फेस वैल्यू का पूरा अमाउंट, जो शेयर का वैल्यू था वो पूरा का पूरा दे दिया। नो मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन, उससे ज़्यादा उसको बोला ही नहीं जा सकता कि तू पे करे, वट रिमेन अनपेड ऑन हिज शेयर्स। अच्छा वही सेम चीज़, अगर ये शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू हो रहा होता, ठीक है, यहाँ पे 12 रुपये का होता, 7 रुपये उसने पे कर दिए, तो मैम 5 रुपये के हिसाब से एक शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, 500 रुपये उससे और मांगे जा सकते थे, तब तक वो लायबल था, इससे ऊपर उससे एक भी रुपया नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। इफ़ द मेंबर शेयर आर फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे उसने दे दिए तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो हो जाएगी जीरो। पहला केस। सेकंड केस, इन अ केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, भाई इस केस के अंदर मेंबर कहता है मैं गारंटी देता हूँ कुछ भी नुकसान होगा मैं 5,000 रुपये तक भर दूंगा, तो गारंटी अमाउंट तक ही उससे ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल गारंटी दी 5,000 रुपये की, तो मैक्सिमम रिकवरी जो उससे कर सकते हैं 5,000 रुपीज़ की कर सकते हैं। मोर ऑफ ऐसे केसेस देखे जाते हैं क्लब के अंदर, एनजीओ वगैरह के केसेस के अंदर, ठीक है जी। तो इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो लाइबिलिटी क्लॉज है वो बताएगा कि हर मेंबर ने कितना अमाउंट गारंटी करा है कि भाई वो देगा कंपनी को गारंटी अमाउंट, पर ये गारंटी अमाउंट वो कब देगा? ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी उड़ जाएगी, लिक्विडेट होगी, तभी वो पैसा गारंटी का वो देगा। द लायबिलिटी क्लॉज विल स्टेट द अमाउंट विद ईच मेंबर शुड अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ कंपनी। हर मेंबर वो अमाउंट बताएगा कि मैं इतना इतना गारंटी देता हूँ इन द इवेंट्स ऑफ इट्स लिक्विडेशन। कब दूंगा वो गारंटी वाला पैसा? कभी भी दे दूंगा। कंपनी कहती आज दे, फिर कहती कल दे, फिर कहती परसों दे, नहीं, ओनली इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप। थर्ड केस, इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, भाई इस केस में तो कोई लिमिट ही नहीं मेंबर की लायबिलिटी पे, मेंबर को अपने खुद के घर, जेवरात, गाड़ी, बंगला सब बेचना पड़ेगा कंपनी के डेब्ट्स को चुकाने के लिए, मतलब अपने पर्सनल एसेट्स तक बेचने पड़ेंगे, बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। This clause shall specify the liability of member is unlimited and can be extended to personal assets of the member. member अपना खुद का घर, गाड़ी, बंगला सब बेच देगा कंपनी के डेब्ट्स को चुकाने के लिए। ये 3 तरीके की लाइबिलिटी के साथ मेंबर का जो रिस्क है वो बेटा डिफाइन होता है लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर, ठीक है जी। अब फिफ्थ, द कैपिटल क्लॉज। मैम देखो मेमोरी टेक्निक, NRO लड़का, L से L लड़का, CA, ठीक है। तो सी से हम बात करते हैं कैपिटल क्लॉज की। कैपिटल क्लॉज में कुछ भी नहीं बताना, चार बातें क्या भाई? कंपनी की ऑथराइज या नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या है? आपको पता है ऑथराइज शेयर कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी कैन इशू इन इट्स होल लाइफ टाइम। कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर जितनी कैपिटल इशू कर सकती है वो बेटा उसकी ऑथराइज या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल होती है। पहली चीज़ तो ये मेंशन होती है। दूसरी चीज़ मेंशन होती है कितने उसमें से इक्विटी शेयर के, कितने उसमें से प्रेफरेंस शेयर के। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, कंपनी में इशू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कितने कितने इशू कर सकती है। तीसरी चीज़, कितने नंबर के इक्विटी शेयर और उसकी क्या वैल्यू होगी। मैम इक्विटी शेयर मेरे 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर सकती हूँ एट प्राइस ऑफ ₹10 पर शेयर। मैम मैं 50,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती हूँ एट प्राइस ऑफ ₹50 पर शेयर। तो ये प्रेफरेंस शेयर की बात हो गई। तो बेटा आप बता सकते हो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर कितना इशू कर सकती है, कितना इक्विटी का, कितना प्रेफरेंस का। इक्विटी का क्या नंबर होगा, किस वैल्यू के शेयर होंगे। प्रेफरेंस का क्या नंबर होगा, किस वैल्यू के शेयर होंगे। द नंबर ऑफ शेयर इन ईच कैटेगरी एंड देयर वैल्यू शुड ऑल्सो बी गिवन। कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है वो मेंशन करता है हमारा कैपिटल क्लॉज। सिक्स्थ आ जाओ, एसोसिएशन या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्लॉज ये कहता है कि भाई जो भी कंपनी के मेंबर है, जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर जिसे हम कह सकते हैं, सब्सक्राइबर कौन, जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन कर रहे हैं, ऑल दोज पर्सन हु आर सब्सक्राइबिंग टू MOA। अब सब्सक्राइबिंग टू MOA का मतलब क्या है, जो लोग MOA को साइन कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है बिल्कुल सही लिखी हुई है, वो कहते हैं उन लोगों को मिनिमम कंपनी का एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम कितने भी लो, पर मिनिमम लेवल पे कंपनी का एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा। और जो भी लोग हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, वो अपने नाम के सामने ये बताएंगे कि वो कंपनी के कितने कितने शेयर्स ले रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अमन ने 100 लिए, रिया ने 50 लिए, राहुल भी एक सब्सक्राइबर है, कहता है एक भी नहीं लेता, नहीं, लॉ ये कहता है एक शेयर तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। अब पढ़ो, इन दिस क्लॉज द पर्सन
इंक्लूडिंग अ बॉडी कॉर्पोरेट भी इसमें इंक्लूड है, जो कि मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहा है। सब्सक्राइब का मतलब मेमोरेंडम को जो साइन कर रहा है, डिक्लेयर करेगा कि भाई हम कंपनी खोलना चाहते हैं, भाई अपनी कंसेंट देगा, डिक्लेयर करेगा देयर डिजायर टू बी फॉर्म इनटू अ कंपनी, कि भाई हम कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। एंड एग्री टू टेक शेयर इंडिकेटेड अपोजिट टू देयर रिस्पेक्टिव नेम, कि हम बताएंगे कि मेरे नाम के सामने जितने शेयर्स मैं लिख रहा हूँ उतने शेयर्स मैं कंपनी के लूँगा। अब लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ मेमोरेंडम को लेकर हर सब्सक्राइबर एटलीस्ट एक शेयर तो लेगा ही। राहुल मना कर रहा था कि एक भी नहीं लूँगा, नहीं, मिनिमम एक तो लेना ही पड़ेगा। हर सब्सक्राइबर अपने नाम के सामने अपोजिट टू हिज नेम बताएगा कि मैं कितने शेयर्स ले रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ कि मैं इतने शेयर्स लूँगा। अमन ने बताया 100, रिया ने बताया 50, तो बेसिकली एक तो लेना ही पड़ेगा। और जो सब्सक्राइबर अपने नाम के अपोजिट लिख के देंगे कि वो कितने कितने शेयर्स कंपनी के ले रहे हैं, दो बातें जो है वो बेटा लीगल रिक्वायरमेंट्स है इस क्लॉज के अंदर। ठीक है जी। 7th, सक्सेशन क्लॉज, ये सब में एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी में एप्लीकेबल होगा जो कि मेरी 1% कंपनी है। अब ओपीसी जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, ओपीसी के अंदर दो लोग होते हैं, एक तो मेंबर होता है, 1 मेंबर कंपनी है तो एक तो मेंबर होगा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा उसको नॉमिनी होता है। और नॉमिनी क्या होता है, मैंने बताया था कि उसकी कंसेंट दी जाती है कि भाई हाँ मैं नॉमिनी हूँ, मैं अपनी कंसेंट देता हूँ बिल्कुल खुश आवाज़ के अंदर कि अगर मेंबर को कुछ भी हो गया, मेंबर टपक गया, तो मेंबर की डेथ के केस के अंदर मैं कंपनी का मेंबर बनने को तैयार हूँ। तो दिस क्लॉज सेल स्टेट द नेम ऑफ पर्सन, उस नॉमिनी का नाम बताओ, हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, जो मेंबर की डेथ के बाद कंपनी का मेंबर बनेगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है इस केस के अंदर कि जो कंपनी का मेंबर है दिस पर्सन, अगर इसकी कोई भी डेथ हो जाती है तो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ दिस पर्सन, जो नेक्स्ट पर्सन है वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो बस उसका नाम लिखा हुआ होता है इस केस के अंदर।